गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज पारस बघेल एंड ये है हमारा लेक्चर 4 और लेक्चर 4 में हम लोग मैथमेटिकल लॉजिक के लेक्चर 4 में हम लोग डिसाइड करने वाले हैं आगे टॉटोलॉजी। ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो टॉटोलॉजी की बात करते हैं तो हम लोग लास्ट क्लास में जो इसके पहले पढ़ा हुआ है लॉजिक मैथमेटिक्स में हमने कंजंक्शन और इंप्लीकेशन, डिसजंक्शन, ये सब चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अब आती है उन सभी का एक कंडीशन है टॉटोलॉजी। बेसिकली क्या है हम ये देखते हैं। चलिए, जब भी हमारा कोई एक स्टेटमेंट ऐसा मिल जाए कि उस स्टेटमेंट में जो ट्रूथ वैल्यू मिलती है हमको सारे पॉसिबल केसेस, अगर वो सारे पॉसिबल केसेस ट्रू आ जाए तो ऐसे हम केसेस को, ऐसे पैटर्न मिलने वाले कंडीशन को टॉटोलॉजी बोलते हैं। इसके एग्जांपल से हम एक रफली एग्जांपल ले लेते हैं हम कोई। जैसे मैंने कहा नेगेशन ऑफ पी और पी। मेरे पास कोई एक बहुत इजीएस्ट मैंने एग्जांपल ले लिया आपको यहाँ पर। अगर इस एग्जांपल की हम ट्रूथ टेबल बना के देखते हैं तो आपको पता है अगर मेरे पास P है तो P के मेरे पास केस बनेंगे। एक काम करते हैं कुछ और। हाँ ठीक है, P है तो ये बनेगा T होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा डेफिनेटली। और अब मैं बनाने जा रहा हूं इसका नेगेशन ऑफ P। नेगेशन ऑफ P बनेगा तो देखिए नेगेशन ऑफ P क्या होगा, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू। अब मैं करने जा रहा दोनों को डिसजंक्शन करने जा रहा हूं, दैट मींस यूनियन। ओके, नेगेशन ऑफ P यूनियन P दैट इज ट्रू फॉल्स। दोनों के बीच में अगर यूनियन करूंगा तो डेफिनेटली आप देखेंगे ट्रू फॉल्स का हमको मिलेगा ट्रू और फॉल्स ट्रू का भी मिलेगा ट्रू। तो आप ध्यान से देखेंगे इसके इतने पॉसिबल केसेस आए, दोनों के दोनों रिजल्टेड हमारे पास कैसे हैं, ट्रू। तो जब भी ऐसा कोई स्टेटमेंट मिलता है हमको, स्टेटमेंट के जो लास्ट में पैटर्न मिलता है हमको, रिजल्टेंट ट्रुथ वैल्यू मिलती है, सारे पैटर्न अगर सारे के सारे ट्रू होते हैं तो उस केस को हम बोलते हैं टॉटोलॉजी। डन। मैं रिपीट कर रहा हूं कि जब भी हम कोई स्टेटमेंट, कोई बड़ा स्टेटमेंट, मैंने बहुत इजियर ले लिया इस बार, अगर कोई भी हम स्टेटमेंट लेंगे, आगे हम एग्जांपल और भी देखेंगे कि जब भी स्टेटमेंट लेने के बाद उससे सारी लॉजिकल जो पॉसिबल केसेस बनते हैं, उस पॉसिबल केसेस में सारे में अगर हर एक ट्रू हो, एक भी फॉल्स नहीं होना चाहिए, सारे के सारे ट्रू होते हैं, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं टॉटोलॉजी। ठीक है, और ये इसको मैं लिखूंगा डिनोटेड बाय टी से डिनोट करते हैं हम, स्मॉल टी यूज करते हैं। बिल्कुल सिमिलर केस एक और ऐसा तरीके का होता है और वो होता है फैलेसी, या फिर हम उसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन और फैलेसी। कॉन्ट्राडिक्शन और फैलेसी, तो इसको डिनोट करते हैं डिनोटेड बाय C और F। जनरली आपके महाराष्ट्र बुक में जो टेक्स्ट बुक में दिया है वो C यूज किया है, कॉन्ट्राडिक्शन ज्यादातर बोलते हो। ठीक है, बट इसको हम लोग अगर एनसीईआरटी की बात करें और जो दूसरे एग्जामिनेशन में है तो फैलेसी भी यूज करते हैं। इसके लिए हम इसको स्मॉल f से भी डिनोट करते हैं। तो आप दोनों याद रखिएगा, दोनों आपके काम पड़ेंगे। फिलहाल हम इसकी बात भी कर रहे थे। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब जब भी किसी लॉजिकल स्टेटमेंट की पॉसिबल वैल्यूज होगी, अगर वो सारी पॉसिबल जो कंडीशन मिलेगी वो सारी की सारी अगर फॉल्स आती है तो उसको हम कॉन्ट्राडिक्शन बोलते हैं। वापस से रिपीट करता हूं, मैंने बोला कि अगर कॉन्ट्राडिक्शन में हमारे जो लॉजिकल स्टेटमेंट, हम किसी भी स्टेटमेंट की जब ट्रुथ वैल्यू निकालते हैं, उसकी पॉसिबल केसेस की लॉजिकल वैल्यू निकालते हैं और सारे पैटर्न की हर एक कंडीशन, जैसे इसमें टी आता ट्रू और उसमें हर एक कंडीशन में फॉल्स आता है, तो अगर सारे केस में फॉल्स आता है, स्ट्रिक्टली फॉल्स आता है, तो हम उसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन या फिर इसको फैलेसी बोलते हैं। एफ या स्मॉल सी से, स्मॉल एफ या स्मॉल सी से इसको डिनोट करते हैं। डन। अब एक और तीसरा केस आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरल एग्जामिनेशन में ऐसे ही रिजल्ट पूछ लेता कि वेदर इट इज द स्टेटमेंट, वेदर इट इज टॉटोलॉजी और कॉन्ट्राडिक्शन या फिर कॉन्टिजेंसी। तो थर्ड जो नाम मैंने बोला वो है कॉन्टिजेंसी। तो कॉन्टिजेंसी की बात करते हैं। तो इस कॉन्टिजेंसी क्या है, एक्चुअली कॉन्टिजेंसी इज व्हाट, स्टेटमेंट विच इज नाइदर ट्रू नाइदर टॉटोलॉजी नॉर कॉन्ट्राडिक्शन। मतलब या तो उसमें पूरे ट्रू नहीं है और ना ही पूरे की पूरे कंप्लीटली फॉल्स है, मतलब कि मिक्स है, कुछ फॉल्स है कुछ ट्रू है, या फिर सारे ट्रू है और एक भी फॉल्स आया तो भी वो कॉन्टिजेंसी कहलाएगा। दैट मीन्स अगर उसमें कॉम्बिनेशन है बना हुआ है किसका,
ट्रू और फॉल्स का बना है रिजल्टेंट, तो हम उसको कॉन्टिजेंसी को लेंगे। टी है, टी है जी, बिल्कुल। तो मैं वापस से रिपीट करता हूँ, अगर किसी भी स्टेटमेंट की, लॉजिकल स्टेटमेंट की जो रिजल्टेंट पैटर्न आता है, अगर उस रिजल्टेंट पूरे पैटर्न में टी 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 करके पूरे सारी ट्रुथ वैल्यू टी आती है, ट्रू आती है, तो उसको हम बोलते हैं टॉटोलॉजी, डिनोटेड बाय स्मॉल टी, जैसे हमने ये किया स्मॉल टी। उसके बाद आता है कॉन्ट्रडिक्शन। कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब है अगर किसी लॉजिकल स्टेटमेंट के जो एंड में, लास्ट में जो हमारे पास वैल्यूज आती हैं, अभी जो नोटेशन हमको मिलते हैं वो सारे टाइप मिलते हैं, फॉल्स होते हैं, तो उसको कॉन्ट्रडिक्शन या फैलेसी बोलते हैं, डिनोटेड बाय स्मॉल सी या स्मॉल एफ। उसके बाद आता है अगर ना तो ऐसे स्टेटमेंट जिनकी लॉजिकल जो रिजल्ट मिलते हैं, जो पैटर्न हमको मिलता है, उसमें एफ और टी मिक्स होते हैं, या फिर एक भी टी है और बाकी एफ है, या एक भी एफ है बाकी टी है, अल्टीमेटली उनका कॉम्बिनेशन होता है, तो या फिर बोल सकते हैं कि जो ना की टोटोलॉजी होते हैं, ना की कॉन्ट्रडिक्शन होते हैं, उनको हम बोलते हैं कॉन्टिजेंसी। और इसलिए फिर आपने लेटर बोला नहीं है, लेकिन हम इस तरीके से इसको सब चीजों को याद रखेंगे और इस पर बेस आगे हम क्वेश्चन करते हैं। फिलहाल आप इसको नोट कर लीजिएगा। ओके, सो गाइस, हम लोग अब क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 1.2 सॉल्व करने वाले हैं। देखते हैं, कंस्ट्रक्ट अ ट्रुथ टेबल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, इनकी ट्रुथ टेबल हमको एक्चुअली बनानी है, ठीक है। चलिए देखते हैं ट्रुथ टेबल अब कैसे बनाना है। अब हमने, हमारे पास पहला वाला क्वेश्चन लेते हैं फर्स्ट में हमको जो ट्रुथ टेबल बनानी है वो बनानी, स्टेटमेंट हमको दिया T implies Q इंटरसेक्शन Q और पूरा ब्रैकेट लगा हुआ है, देन P लिखा हुआ है, चलिए implies P। तो इसकी ट्रुथ टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हम इसमें आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कितने हमारे स्टेटमेंट्स एक्चुअली सिंपल स्टेटमेंट्स में इन्वॉल्व है, ठीक है। देखिए सिर्फ और P और Q से मिलकर बना है, ठीक है। तो हम सिर्फ इसके दो स्टेटमेंट है, उनका ही कॉम्बिनेशन बना है, तो हम सिर्फ दो स्टेटमेंट को बेसिक लेके कंडीशन बनाएंगे और देन हम इसको स्टेटमेंट फॉर्म करेंगे, उसकी ट्रुथ टेबल निकालेंगे। देन चलिए देखते हैं, स्टार्ट में अगर मेरे पास सिर्फ दो है तो डेफिनेटली मैं पहले P की पॉसिबल केसेस निकालूंगा। ये हो जाएगा Q जो बेसिक हम निकालते हैं, ये हो जाएगा T T F F, डन, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगी। इसमें भी T F T F, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। अब हमको स्टार्ट में क्या करना है, पहले मैं अंदर वाला बड़ा वाला सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, तो P implies Q निकाल देता हूँ, है ना। तो P implies Q जो होगा वो बनेगा, ध्यान से देखिएगा, P implies Q क्या बोलता है, हमेशा उन्होंने बोला है कि ये P implication Q मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब भी आपको TF मिलेगा हम उसे फॉल्स लगाएंगे। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में TF ध्यान से देखिए यहाँ पे मिलता है आपको, तो इसके प्लेस में हम लगाएंगे यहाँ पर फॉल्स, रिमेनिंग ऑल विल ट्रू। ओके, तो ये हो गया ट्रू, ट्रू एंड ट्रू। चलिए अब आगे देखते हैं, हमको ये सॉल्व हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन करना है, तो हम नेक्स्ट स्टेप में वही कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये मिल गया P implies Q और उसके साथ इंटरसेक्शन करना है मुझे, क्योंकि Q भी अवेलेबल है ना। अगर Q भी अवेलेबल है तो इसका और Q का, दोनों का मुझे क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है। अब इंटरसेक्शन कर दे, हमको इंटरसेक्शन का मतलब पता है, कॉमन लेना। चलिए T T का इंटरसेक्शन होता है T, F F का तो बिल्कुल F होने वाला है, T T का अगेन T, और F T ये भी इंटरसेक्शन है, कॉमन है, या फिर कंजंक्शन है जिसको बोलेंगे हम F, कॉमन निकलेगा, फॉल्स आ जाएगा। देन अभी हमने ये पूरा बड़ा ब्रैकेट सॉल्व कर लिया, अब हम पूरा ओरिजिनल कंपाउंड हमारा आ जाएगा, वो हो जाएगा P implies Q, और ये हो जाएगा इंटरसेक्शन या फिर कंजंक्शन Q, पूरा बड़ा कंपाउंड, और ये हो जाएगा पूरा बड़ा स्टेटमेंट। डन। अभी फाइनल स्टेटमेंट की हमारी ट्रुथ वैल्यू आने वाली है, हम बात करते हैं आगे। चलिए, इसका और किसका करने वाले हम P के साथ, P। तो ध्यान से देखिए कौन कहाँ है। इंपॉर्टेंट ये है कि हम जल्दबाजी में कई बार क्या कर लेते हैं, इन दोनों को देखा और फटाफट बना लिया, लेकिन आपको ध्यान रखना है एक्चुअली ये क्या है, दिस कंपाउंड इम्प्लाइज दिस, P है, दिस कंपाउंड इम्प्लाइज P है, मतलब कायदे से हम बोला जाए कि P है, P, सॉरी मैंने P सही लगाया। तो P को बाद में रखना था हमको, उसके बाद हम ध्यान से देखते हैं, तो हम उसको रिवर्स में सोच के कर सकते हैं, ऐसी कोई वर्बेट तकलीफ नहीं है। तो देखिए कैसे करना है, ये कंपाउंड इम्प्लीकेशन दिया है, तो आपको पता है इम्प्लीकेशन में क्या होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में TF जब भी मिलेगा हम उसको फॉल्स लिखेंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में TF। लेकिन एक्चुअली P को आप यहां समझ लीजिए, P को ऐसा समझ लीजिए, तब फॉरवर्ड डायरेक्शन ढूंढते हैं हम लोग, है ना। तो उसको अगर वो इधर लिखा तो हम ऐसा ढूंढेंगे, क्या ढूंढेंगे, TF ढूंढिए। चलिए TF ये, और इसमें ध्यान से देखिए ये तो है नहीं, TF यहां मिलेगा, इधर क्यों, क्योंकि P उधर रखेंगे तो हम तो अल्टीमेटली बात वही करेंगे, TF मतलब यहाँ पे आएगा फॉल्स, और TF कहां मिलेगा, इधर भी नहीं मिलेगा, इधर भी नहीं मिलेगा, अल्टीमेटली रिमेनिंग ऑल विल
ट्रू। तो इस तरीके से हमारा लॉजिकल स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यूज या ट्रुथ टेबल हमारी जनरेट हो गई है। इस तरीके से हम टेबल जनरेट कर ले। चलिए और भी देखते हैं हम अगले एग्जांपल्स में। अगला सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करते हैं। हमारे पास स्पेस है, हम सेकंड भी सॉल्व हो जाएगा। P इंटरसेक्शन नेगेशन ऑफ Q डबल इंप्लीकेशन P इंप्लाइज Q। डन, आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको भी बना लेते हैं फटाफट। अब आप मुझे ध्यान से देखिए, वापस से कितने स्टेटमेंट है मेरे पास, सिर्फ 2 हैं, तो वापस से कंडीशन P और Q स्टेटमेंट के लिए TT FF है ना, और ये TF जनरेट करने में ज्यादा समय लगता नहीं है। चलिए इसको बात करते थे, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो नेगेशन ऑफ Q दिया है, नेगेशन, तो मैं नेगेशन ऑफ Q यही बना लेता हूं। देखिए नेगेशन ऑफ Q क्या होगा, T का बन जाएगा F, F का बन जाएगा T, T का F, F का T। मेरे ख्याल से ये तो क्लियर होगा। चलिए इसको बना लेते हैं अब हम फटाफट। हो जाएगा P इंटरसेक्शन नेगेशन Q या फिर P कंजंक्शन नेगेशन ऑफ Q, दैट इज इन दोनों का, किसका, इसका और इसका, इन दोनों का, है ना। मैं एरो लगा दे रहा हूं, इन दोनों का हम करने वाले कंजंक्शन मतलब कॉमन। TF का कॉमन हो जाएगा, कुछ नहीं तो मतलब ये फैलेसी, ये TT का तो T बन जाएगा, ये FF का तो F बनेगा, और FT का बन जाएगा F। बिल्कुल कॉमन नहीं है, इसलिए F आएगा। कंजंक्शन हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमने ये कंप्लीट कर लिया। अभी हम पहले ये कंपाउंड कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर हमको और सारा की सारा कर लेंगे कंप्लीट। डन, ओके। तो P इंप्लाइज Q मैं कर लेता हूं, थोड़ी जल्दी है, रीजन की मुझे फटाफट बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। 6 के बाद भी 10 का क्वेश्चन है, इसलिए हम थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करते हैं। P इंप्लाइज Q, तो P से Q के डायरेक्शन में इंप्लीकेशन लगाना है। P से Q के डायरेक्शन में ढूंढो TF, जहां पे TF होगा वहां पे फॉल्स लगाना है। TF देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं फॉल्स लगा दूंगा क्योंकि P इंप्लीकेशन Q चल रहा है। बाकी सारे ट्रू हो जाएंगे, ये ट्रू ट्रू, अरे हाँ जी, ये फॉल्स, ये ट्रू और ट्रू। हाँ आगे पीछे हो गया तो हाँ ठीक है, बराबर। ऑर्डर पे डन। P इंप्लाइज Q में मैंने क्या करा, ऑर्डर फॉरवर्ड डायरेक्शन में TF में फॉल्स लगाया, बाकी सारे ट्रू कर दिया। आप देखिए मुझे पूरे कंपाउंड मिल गए, मतलब ये वाला और ये वाला। अब मैं फाइनल कंपाउंड की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, जो कि होगी P इंटरसेक्शन नेगेशन ऑफ Q, पूरे कंपाउंड के साथ लगाया है, डबल इंप्लीकेशन ऑफ P इंप्लीकेशन Q। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्या करना है, इन दोनों कंपाउंड में मुझे क्या करना है, दिस इंप्लाइज दिस, है ना। तो डबल इंप्लीकेशन में क्या होता है, हमको दोनों डायरेक्शन में TF ढूंढना पड़ता है। TF इधर से भी और TF इधर से भी, दोनों डायरेक्शन से मिलता है, तो उसके इसमें F फॉल्स हो जाता है, अदरवाइज सारे ट्रू होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। फॉरवर्ड डायरेक्शन में TF ढूंढेंगे तो इधर मिलेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में TF ढूंढेंगे तो इधर मिलेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में TF ढूंढेंगे इधर मिलेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में TF ढूंढेंगे मतलब 2 फॉरवर्ड मिला, नहीं 1 फॉरवर्ड मिला है और बाकी 3 बैकवर्ड TF मिले हैं, मतलब ये भी फॉल्स होगा। बैकवर्ड डायरेक्शन के कारण ये फॉल्स हो जाएगा, ये फॉरवर्ड के कारण फॉल्स हो जाएगा, ये बैकवर्ड के कारण फॉल्स हो जाएगा, ये बैकवर्ड के कारण फॉल्स हो जाएगा। क्योंकि डबल इंप्लीकेशन में हमको हमेशा ध्यान रखना पड़ता है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो TF होगा उसको भी फॉल्स लगाएंगे, और बैकवर्ड डायरेक्शन में जो भी TF होगा उसको भी फॉल्स लगा के रिमेनिंग ऑल ट्रू करते हैं। लेकिन हमारे इस केस में फॉरवर्ड बैकवर्ड के बाद कोई केस ही नहीं बचा, मतलब सारे के सारे कैसे हो गए, फॉल्स। अभी रिसेंटली हमने ये पढ़ा था कि अगर किसी भी कंपाउंड में या किसी भी स्टेटमेंट कंपाउंड में बना होता है, उसमें अगर सारे के सारे टी होते हैं तो उसको टॉटोलॉजी बोलते हैं, और सारे के सारे अगर फॉल्स होते हैं तो उसको हम बोलते हैं फैलेसी या कॉन्ट्रडिक्शन। तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये कंपाउंड कैसा है, ये सारा देख के ये एक्चुअली कंडीशन कौन सी है, कॉन्ट्रडिक्शन या फिर फैलेसी। मैंने बोल दिया, अगर क्लियर नहीं दिख रहा तो आप समझ लीजिए फैलेसी की कंडीशन है या फिर कॉन्ट्रडिक्शन की बोल सकते हैं। बात क्लियर है। चलिए आप फटाफट नोट कर लीजिए क्योंकि मैं इसको क्लीन करने वाला हूं। 1 मिनट का समय है आपके पास। थर्ड, चलिए थर्ड वाला करते हैं, इसके बाद हम लोग थर्ड में क्या दिया है, मैं पास वाला क्लीन कर देता हूं, और अब मैं सेकंड में क्लीन कर रहा हूं। अब हम और स्पेस बचाने की कोशिश करेंगे। थर्ड जो दिया है P इंटरसेक्शन Q और डबल इंप्लीकेशन
क्यू यूनियन आर, ऐसा यूनियन बोल दो तो चलेगा, कोई टेंशन है नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। वन मोर मार्कर नीडेड। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो देखिए थर्ड में क्या करना है, मुझे सबसे पहले स्टेटमेंट्स देखना पड़ेगा। एक्चुअली स्टेटमेंट्स मेरे ओरिजिनल स्टेटमेंट्स कितने हैं जिनसे मिलके ये बना हुआ है मेरा, है ना। तो आप ध्यान से देखो, पी क्यू और साथ में आर भी यूज हुआ है, तो इसकी ट्रूथ टेबल काफी बड़ी बनेगी। पर आप बहुत ध्यान से देखें, जब भी हमारे पास पी और क्यू दो इंडिविजुअल और छोटे छोटे स्टेटमेंट्स होते हैं, उनका कॉम्बिनेशन मिलता है, तो डेफिनेटली हम 2 की पावर n फॉलो करते हैं। क्या फॉलो करते हैं? 2 की पावर n फॉलो करते हैं पॉसिबल केसेस में। मतलब 2 की पावर 2, दैट मींस 4 पॉसिबल केसेस थे। देखिए टी एफ एफ, ये पी बनाता था, हम बनाते थे। क्यू में बनाते थे टी एफ और टी एफ, है ना। उसके बाद फिर हम इनको आगे कंपाउंड जो भी सॉल्व करना होता था वो सॉल्व करते थे। बट हमारे पास इस बार पी क्यू एंड आर है, तो हम लोग इस बार क्या करेंगे, हम लोग जो करेंगे 2 की पावर n, दैट मींस हमारे पास क्या है, P है, Q है एंड R है, मतलब 3 सिंपल स्टेटमेंट्स है। मैंने रफली लिख लिया 3 सिंपल स्टेटमेंट्स है, तो टोटल बनेगा 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 3 मतलब 8 पॉसिबल केसेस, 8 पॉसिबल केसेस। ठीक है, अगर 8 पॉसिबल केस बनेंगे तो कैसे बनेंगे, आप एक काम करिए, सबसे पहले P लिखिए। अब बिंदास क्या करना है, 8 पॉसिबल केस है तो 8 को सबसे पहले 2 से डिवाइड करो, कितने बचेगा 4। तो सबसे पहले आप P को लिख दो, ये बनेगा Q और ये बनेगा R, तो P Q R 3 चलेगा डेफिनेटली। तो आप क्या करो, सबसे पहले मैंने बोला 8 को 2 से डिवाइड करेंगे बनेगा 4, तो 4 टाइम्स रख दीजिए आप T एंड T और 4 बार रख दीजिए फॉल्स 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 एंड फॉल्स। अब क्या करना है, उस 4 को भी आधा कर दो, डिवाइड 2 कर दो, तो 4 डिवाइडेड बाय 2, तो 4 डिवाइड बाय 2 टाइम्स हो जाएगा। तो अब वापस से स्टार्ट करो, 2 बार T 2 बार ऐड करेंगे हम, क्या टी टी एफ एफ टी टी एफ एफ। बहुत आसान है। सबसे पहले मैंने टोटल पॉसिबल केस निकाला 8 का हाफ किया 4, तो 4T 4F, फिर उसका हाफ किया 4 का 2T 2F 2T 2F, ऐसा बना के चलूंगा। अब 2 का भी आधा कर दो 1, तो मतलब TF 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 और TF। बहुत आसान है। 16 भी होता तो हम 8 16 8 और वैसे करते हुए चले जाते। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बस अल्टीमेटली मुझे निकालना है क्या, P इंटरसेक्शन Q निकालना है। ये लीजिए P इंटरसेक्शन Q। P इंटरसेक्शन Q बहुत आसान है, आपको तो पता है। दोनों में से इंटरसेक्शन मतलब कॉमन करूंगा मैं, कॉमन मतलब TT का T TT का T TF का F TF का F FT का F हो जाएगा, FT का भी F होगा, FF का भी श्योरली F होगा और FF का भी F होगा, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। मुझे इसके बाद क्या डबल इंप्लीकेशन को हम बाद में देखेंगे, पहले मैं छोटा वाला कंपाउंड कंप्लीट कर लेता हूँ। और वो क्या है, Q यूनियन R या Q डिजंक्शन R, उसको करेंगे हम। चलिए Q और R कर लेते हैं। चलिए इन दोनों के बारे में बात करनी है। इस बार मुझे डिजंक्शन करना है, मतलब यूनियन वाला केस है। अगर यूनियन करना है तो TF का भी T बनेगा, किसी एक में भी अवेलेबल है तो बिल्कुल TF का T बनेगा। FF दोनों में फॉल्स है तो फॉल्स ही होगा। TT तो T होगा, TF का भी T होगा और FT का भी T होगा, FF का F होगा। तो यहां तक मेरे ख्याल से आप लोगों को बहुत क्लियर होगा, बिल्कुल आसान है, कुछ हमने नया नहीं किया अभी तक। अब एक काम करते हैं, फाइनल कंपाउंड बन जाएगा हमारे पास, वो बनेगा P इंटरसेक्शन Q, डबल इंप्लीकेशन में दिया है Q और डिसजंक्शन R या फिर यूनियन R। देखते हैं क्या बनता है। P दिस डबल इंप्लीकेशन दिस है ना, मतलब पहले कौन सा, ये ऐसा लगा हुआ है इसमें, तो कोई टेंशन नहीं है। हमको हमेशा क्या ढूंढना पड़ता है, डबल इंप्लीकेशन में फॉरवर्ड डायरेक्शन में TF मिलेगा तो उसको भी, उसमें भी फॉल्स लगा दो, बैकवर्ड डायरेक्शन में TF मिलेगा उसको भी फॉल्स लगा दो। हम एक एक सॉल्व करते हैं। पहले फॉरवर्ड TF ढूंढ लेते हैं बराबर। TF नहीं है, 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 TF नहीं, TF नहीं है, TF नहीं। फॉरवर्ड डायरेक्शन में कहीं TF अवेलेबल नहीं है तो फॉल्स नहीं लगा सकते, बट हमको साथ साथ बैकवर्ड का भी रखना है क्योंकि डबल इंप्लीकेशन है। TF ढूंढेंगे बैकवर्ड के लिए, TF नहीं अवेलेबल है, नहीं है, TF इधर मिला एक तो यहाँ आ जाएगा फॉल्स, TF इधर अवेलेबल नहीं है, TF यस यहाँ पे भी अवेलेबल है तो ये हो जाएगा फॉल्स, TF अवेलेबल है इसके लिए भी फॉल्स, TF अवेलेबल है दैट मींस फॉल्स, FF कुछ नहीं, रिमेनिंग ऑल विल ट्रू। आई होप क्लियर होगा। TT T पैटर्न सही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब प्रॉपर लिखा हुआ है, ठीक है चलते हैं।
तो मतलब आप मुझे ये क्लियरली बताइए कि रिजल्टेंट है, यहाँ तक आसान है, आपको सिर्फ 3 वाला केस बनेगा। अगर 4 स्टेटमेंट भी आ जाए, कॉम्बिनेशन ऑफ 4 डिफरेंट सिंपल स्टेटमेंट्स भी मिलेगा और एक तो भी आप उसको डेफिनेटली कर पाएंगे। और चलिए इसमें लास्ट में आके मुझे बता दीजिए क्लियर कि ये बनेगा क्या। अगर मैं बोलूँ कि क्या ये टोटोलॉजी है, डेफिनेटली टोटोलॉजी नहीं है। अगर टोटोलॉजी होता तो भी सारे के सारे रिजल्ट या आउटकम्स को हमको टीटी होना पड़ता। क्या ये फैलेसी है? डेफिनेटली फैलेसी या कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, क्योंकि सारे के सारे फॉल्स नहीं है, मिक्स है। क्या अगर ये दोनों मिक्स है तो क्या होगा? डेफिनेटली ये कॉन्टिजेंसी होगा। तो मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूं, दिस इज कॉन्टिजेंसी। डन, ओके। तो आप फटाफट नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको क्लीन करता हूं क्योंकि हमारे पास ज्यादा स्पेस नहीं है। ओके, अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 वाला। चलिए 4 वाला करने वाले हैं। अब इसमें मैं कुछ एडिशन कर रहा हूं क्योंकि 4 वाला बहुत जल्दी यहीं पर बन जाएगा, इसलिए मैं इस टेबल को पूरा क्लीन नहीं कर रहा हूं। रीजन ये, मैं सिर्फ इतना पार्ट क्लीन कर रहा हूं। यहाँ पर देखिए, मैंने ये हटा दिया और ये कंपाउंड भी हटा दिया, ठीक है, 4th के लिए। अब हम इसको 4th बना देते हैं, इसी को 4th बना देते हैं। लीजिए, बन गया ये 4th। 4th में क्या लिखना है? P implies negation of Q intersection R। इतना ही, तो ज्यादा जरूरत नहीं, मैं और भी क्लीन नहीं कर रहा हूं क्योंकि आप P Q R को क्लीन निकालेंगे और Q R निकालना है तो डेफिनेटली ये नहीं निकालेंगे, उसमें इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ठीक है, कोई बात नहीं, कॉमन खाली रहेगा। नेगेशन ऑफ दिस निकालना पड़ेगा, मैं यहां लिख देता हूं, उसको चलेगा। इसका नेगेशन खाली पड़ा हुआ अपन यूटिलाइज कर देते हैं, नेगेशन ऑफ Q इंटरसेक्शन R, क्योंकि ये तो अपन यहां से यूटिलाइज कर लेंगे, ये दोनों ऑलरेडी निकला हुआ है। इसका नेगेशन यहाँ पे बना लेता मैं। चलिए, बनाने के बाद क्या होगा? नेगेशन मतलब उल्टा, T का F बन जाएगा, F का T का तो F बनेगा, T का F बनेगा, T का F का T, मतलब ट्रू। डन, इसका नेगेशन कर लिया हमने उल्टा। जस्ट अब क्या कर सकते हैं हम इसको, और ये फाइनल स्टेटमेंट डायरेक्ट लिया जाएगा, मतलब P इंप्लाइज नेगेशन ऑफ व्हाट? ना ऐसा नहीं है, क्या है? इंप्लाइज नेगेशन ऑफ Q इंटरसेक्शन R। नेगेशन ऑफ Q इंटरसेक्शन R हमारा ये निकला हुआ है। डन, ये और P इंप्लाइज मतलब ये बिल्कुल सही बन गया, डायरेक्शन भी सही है। दिस इंप्लाइज दिस करना है, आप ध्यान से देखिए, दिस इंप्लाइज दिस करना है, मतलब इंप्लीकेशन है, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में TF ढूंढ के मैं फॉल्स लगा दूंगा, रिमेनिंग ऑल विल ट्रू। चलिए, यहाँ पे TF है, हाँ जी, तो पहला फॉल्स आ जाएगा। इसमें TF है, हाँ जी, फॉल्स आ जाएगा। इसमें TF है मतलब फॉल्स आ जाएगा। इसमें TF है नहीं, इसमें TF है नहीं, इसमें TF है नहीं, इसमें TF नहीं है TF कहीं भी, तो रिमेनिंग ऑल विल ट्रू एंड ट्रू। तो देखें आप, बहुत क्लियरली आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करना है सॉल्व। तो ये भी हमारा टोटोलॉजी नहीं है, दिस इज नाइदर टोटोलॉजी नॉर कॉन्टिजेंसी और पॉलिसी, तो डेफिनेटली दिस इज कॉन्टिजेंसी। इसको मैं फिर से लिख सकता हूँ कॉन्टिजेंसी, आप वो लिख लीजिएगा। तो मैं अभी इसको प्रॉपरली क्लीन कर रहा हूँ क्योंकि अब हमारे पास सेट 2 स्टेटमेंट्स वाला कॉम्बिनेशन वाला स्टेटमेंट है, क्वेश्चन नंबर 5 जो मैं सॉल्व करने आ रहा हूँ। आप चाहे तो इसको नोट कर ले। हाँ जी, अब मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें तो आपको बहुत आसानी होगी। P Q and Q दो स्टेटमेंट, ये क्लीन नहीं हो रहा है, बोर्ड खराब है या डस्टर, दोनों। चलिए आगे बात करते हैं। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है और क्वेश्चन नंबर 5 हम फटाफट यही पे सॉल्व कर रहे थे। मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 5 तो यही पर हो जाना चाहिए, यही कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे ध्यान देते हैं जल्दी से। नेगेशन ऑफ P इंटरसेक्शन P यूनियन नेगेशन ऑफ Q। डन, आगे बढ़ते हैं। इंटरसेक्शन Q डन हो गया। चलिए फटाफट कर लेते हैं। PQ 2 स्टेटमेंट से तो हमको PQ TF बनाना पड़ेगा, जल्दी से बना लेता हूं मैं। P ये हो जाएगा, Q ये हो जाएगा, 4 केस T F डेफिनेटली TF और TF।
है ना, यहाँ तक तो हो जाएगा। तो मुझे अब नेगेशन ऑफ पी निकालना है, नेगेशन ऑफ पी भी निकाल के बैठ सकते हैं अपन फटाफट। ये लीजिए बन गया, तो बन जाएगा एफ एफ टी टी, बिल्कुल इसका नेगेशन कर दिया हमने। अब इसको पहले ही सॉल्व कर लेते हैं, तो पी नेगेशन ऑफ क्यू करना पड़ेगा, यहाँ पर नेगेशन ऑफ क्यू हो जाएगा एफ टी, ये हो जाएगा नेगेशन ऑफ क्यू। इसके लिए मुझे जरूरत पड़ेगी, अब मैं पहला कंपाउंड अंदर वाला निकाल लेता हूँ, पी डिजंक्शन नेगेशन ऑफ क्यू, दैट इज व्हाट करते हैं, कहां पे हो जाएगा पी और इसका और नेगेशन ऑफ क्यू इसका दोनों का यूनियन करना है। लीजिए टी एफ का तो टी होने वाला है क्योंकि यूनियन करना है, एफ टी टी का भी टी होगा, एफ एफ का भी एफ होगा, स्वाभाविक है, एफ टी का टी हो जाएगा क्योंकि हम यूनियन कर रहे हैं डिजंक्शन। ठीक है, ये हो गया। इंटरसेक्शन करना है इस कंपाउंड के साथ, पी यूनियन नेगेशन ऑफ क्यू, इसका इंटरसेक्शन करना है क्यू के साथ। काफी भारी भरकम क्वेश्चन है, हालांकि बहुत आसान है लेकिन थोड़ा बहुत बोरिंग है, मुझे भी काफी बोर लग रहा है। कैसे कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए बढ़ते हैं। तो अब मेरे पास क्या बचा है, ये और इसको मैं एक काम करूँ, इसको हैज लिख देता हूँ, हैज और क्यू किधर है, ये हैज, इन दोनों में मुझे क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है। चलिए ले लेते हैं, इन दोनों में इंटरसेक्शन करना है। देखो टी का टी हो जाएगा, एफ टी का एफ क्योंकि फॉल्स है ना, डिफरेंट नहीं होनी चाहिए, टी एफ का भी फॉल्स हो जाएगा, डन, और एफ टी का भी हो जाएगा फॉल्स। तो अगेन तो अभी तो मेरा पूरा कंपाउंड आया नहीं है, ये देखिए ये पूरा हमारा हो गया। अब इसके बाद हम इसको साथ कर देंगे नेगेशन ऑफ पी, इम्प्लीकेशन नहीं है, ये है इंटरसेक्शन सॉरी है ना, इंटरसेक्शन है, और पूरा कंपाउंड है पी यूनियन नेगेशन ऑफ क्यू, ये है अंदर और ये हो जाएगा इंटरसेक्शन क्यू। अब इसको हम यहीं पे बना लेते हैं फटाफट। कौन कौन है, नेगेशन ऑफ पी वाला, मतलब ये वाला नेगेशन ऑफ पी, और ये भाई साहब और ये भाई साहब, इन दोनों का क्या करना है, कॉमन करना है। चलिए कॉमन कर लेते हैं फटाफट, क्या दिक्कत है। टी एफ का तो एफ होने वाला है, डिफरेंट है, एफ एफ का भी एफ होने वाला है, एफ टी का भी एफ होने वाला है, और एफ टी का भी एफ होने वाला है। दैट मीन्स द रिजल्टेंट बिलोंग्स टू एफ 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 एफ, each and every element of every result of the possible cases of this statement is fallacy, मतलब false, so this is fallacy or contradiction। खत्म। मैं यहाँ लिख सकता हूँ this काफी अच्छा लिखा है, this is fallacy or contradiction। तो अब हम क्वेश्चन 5 तक कंप्लीट कर लिया, 6 हम लोग करने जा रहे हैं। तो आप एक काम कर सकते हैं, इसको फटाफट नोट कर लीजिए, मैं वेट कर। तो कर लिया होगा आपने, स्क्रीनशॉट लेना ज्यादा बेटर है। क्वेश्चन नंबर 6 पे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में क्या दिया इन्होंने, नेगेशन ऑफ पी और इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ क्यू, इसके बाद इंटरसेक्शन और हो जाएगा नेगेशन ऑफ क्यू इंटरसेक्शन नेगेशन ऑफ पी। डन, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो फिर से पी और क्यू दो स्टेटमेंट है, ज्यादा आसान है, हो जाएगा। चलिए कर लेते हैं। तो पी क्यू दिया है तो मुझे ज्यादा तकलीफ नहीं होगी क्योंकि टी टी एफ एफ। अब मैं थोड़ी स्पीड बढ़ा रहा हूं फटाफट ताकि आप पी समझ सकें और हमारा थोड़ा जल्दी क्वेश्चन भी हो। टी डी एफ एफ, तो ये हो जाएगा टी एफ। चलिए, नेगेशन ऑफ नेगेशन, दोनों नेगेशन निकाल लेता हूं, नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ क्यू। डन। तो आप ध्यान देखिए, नेगेशन ऑफ पी क्या हो जाएगा, एफ एफ टी टी। नेगेशन ऑफ क्यू हो जाएगा एफ टी। चलिए, ये निकाल जाएगा इम्प्लीकेशन ऑफ नेगेशन ऑफ पी, इम्प्लीकेशन नेगेशन ऑफ क्यू। डन, आगे बढ़ते हैं। इनका इम्प्लीकेशन मतलब टीएफ ढूंढो, टीएफ इधर मिला, ये फॉल्स, टीएफ है क्या, अदरवाइज नहीं है, अदरवाइज ट्रू, नहीं है तो ट्रू, टीएफ होता तो वहां पे फॉल्स लगा दिया मैंने। पहला वाला कंपाउंड कंप्लीट हो गया, सेकंड वाला कंपाउंड कर देते हैं। नेगेशन ऑफ क्यू, इम्प्लीकेशन नेगेशन ऑफ पी, मतलब भाई साहब इस बार अपन को उल्टा चलने का। डन, उल्टे में टीएफ ढूंढ लो, क्लियर। टीएफ इधर नहीं, टीएफ इधर मिल गया मुझे टीएफ, तो मैं इधर लगा दूंगा फॉल्स, रिमेनिंग ऑल विल ट्रू।
सारे के सारे ट्रू हो गए। ये हो गया हमारा इम्प्लीकेशन सॉल्व। अब हम दोनों कंपाउंड का इंटरसेक्शन कर लेंगे डेफिनेटली। नेगेशन ऑफ P इम्प्लीकेशन Q, इंटरसेक्शन नेगेशन ऑफ Q और इम्प्लीकेशन P। ये देखिए फटाफट दोनों का कॉमन लेने का ले लीजिए। टी का T, TF का F, FT का F, TT का T। तो ध्यान से देखिए ये अगेन हमारा कुछ T और कुछ F है, मतलब दिस इज ऑल्सो इन कॉन्ट्रडिक्शन, नहीं कंटीजेंसी, दिस इज कंटीजेंसी। और इस तरीके से हमने 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। तो इस तरीके से आप नोट कर लीजिए और बाकी क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। अभी बहुत क्वेश्चन है, अभी 10 क्वेश्चन है अराउंड। ठीक है, तो ये एज अ होमवर्क मैं बाकी क्वेश्चन दे देता हूं। अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट और कीजिए, तो मैं बाकी क्वेश्चन करा दूंगा। रीजन ये है क्योंकि ये बहुत आसान है। अभी आपको क्लियर समझ आ गया होगा कि 6 के बाद 7, 8, 9, 10 5 क्वेश्चन और है मेरे पास। क्वेश्चन में एक बार लिखना पड़ता है। तो जैसे ही क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, 8, 9, 10 सेम टू सेम यही प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे और बन जाएगा। मुझे ऐसा पता है कितने समझदार आप सभी लोग हैं, तो बहुत आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे। तो ये 12 क्वेश्चन में आप तक, बाकी के 5 क्वेश्चन जो है सॉरी 7 to 10 आपके लिए छोड़ रहा हूँ। अगर प्रॉब्लम आती है तो कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए एक नया वीडियो बाकी क्वेश्चन के लिए कर दूंगा। क्योंकि एक्चुअली बहुत इजी है, हम समय व्यर्थ न करते हुए सिलेबस आगे बढ़ाते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक्सरसाइज का 1.2 का क्वेश्चन दिया हुआ है। ये सेकंड है एक्चुअली, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है। और सेकंड क्वेश्चन में दिया है प्रूव दैट दीज आर दो बार होगा। ठीक है, प्रूव दैट दीज आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। हाँ जी, तो हमको ये बताना है कि ये दोनों जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट्स दिए हैं ये, और ये दोनों की दोनों लॉजिकली सेम है। मतलब कि हम लोग जो इनकी ट्रुथ टेबल बनाएंगे, हमको बाय ट्रुथ टेबल ही प्रूव करना है। एक्चुअली ट्रुथ टेबल की हेल्प से हमको बताना है कि लॉजिकली सेम टू सेम है, यानी लॉजिकली इक्विवेलेंट है ना। अगर लॉजिकली इक्विवेलेंस हमको बताना है तो डेफिनेटली बाय ट्रुथ टेबल मेथड में हमको इनका ट्रुथ टेबल बनाना पड़ेगा। चलिए फटाफट बना लेते हैं। ये भी वैसा ही, अभी तक सिर्फ ट्रुथ टेबल बनाना है इसका और उसका। अगर एक्जैक्टली सेम आएगा तो दोनों के दोनों लॉजिकली इक्विवेलेंस कहलाएंगे। चलिए देख लेते हैं फटाफट। पहले देख लेता हूँ कितने स्टेटमेंट। बेसिकली मेरे पास सिर्फ पी और क्यू का कॉम्बिनेशन है, तो मैं पी और क्यू वाला 2 पॉसिबल केस वाला बनाऊंगा। मार्कर देखते हैं, मेरे ख्याल से विजिबल होगा आपको। ये P और Q है ना। P Q की बात करते हैं तो P में बन जाएगा ये T T F F, ये हो जाएगा T F T F। देन बढ़ते हैं आगे। मुझे लिखा है नेगेशन ऑफ फर्स्ट वाला ही बात करते हैं। मैं फर्स्ट मैंने एक काम कर रहा था, मैंने लिखा नहीं है फर्स्ट वाला। यहाँ पे नेगेशन ऑफ P इंटरसेक्शन Q, और ये हो जाएगा P यूनियन Q इंटरसेक्शन नेगेशन ऑफ P, है ना, यही लिखा है। तो इसके लिए मैं नेगेशन ऑफ P निकालना पड़ेगा। तो नेगेशन ऑफ P क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा F F P और T। देन नेगेशन ऑफ P इंटरसेक्शन की, तो नेगेशन ऑफ P इंटरसेक्शन Q निकाले थे जल्दी जल्दी। नेगेशन ऑफ P ये और इंटरसेक्शन दोनों के बीच में कॉमन, इस दोनों का फॉल्स आ जाएगा, इसका भी फॉल्स आ जाएगा, और इन दोनों का ट्रू आएगा, इन दोनों का फॉल्स आ जाएगा। तो कॉमन निकालना था। इक्विवेलेंस के बाद में देखते हैं। ये हमारा स्टेटमेंट कंपेयर करना है हमको बाद में किसी न किसी से। स्टार मारता हूँ, बहुत बढ़िया रहेगा, है ना। मतलब ये राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड बनाने के लिए पहले मैं P यूनियन Q कर लेता हूँ, है ना, या डिसजंक्शन Q बोल सकते हैं, ये बन दिया हुआ है। तो इसको बनाने के लिए दोनों का यूनियन करेंगे, तो TT का T, TF का भी T, FT का भी T और FF का F, क्योंकि दोनों की दोनों फॉल्स है। तो यूनियन करोगे, क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, ठीक है। ओके, तो अभी मुझे जो करना है नेगेशन ऑफ P निकालना पड़ेगा। हाँ ऑलरेडी है हमारे पास नेगेशन ऑफ P। तो ये जो कंपाउंड है P यूनियन Q, और इंटरसेक्शन करना है नेगेशन ऑफ P का। देखो किसका, इसका करना है, और कौन सा नेगेशन ऑफ P, वेयर इज नेगेशन ऑफ P, ये इन दोनों भाई साहब का नेगेशन, इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है। देखिए इंटरसेक्शन कर देते हैं अभी। FT का हो जाएगा F, ये भी FT है तो फॉल्स, कॉमन लेना ना, हाँ जी। TT का ट्रू और FTF का भी फॉल्स होने वाला है, क्योंकि हम कॉमन ले रहे हैं। तो अब मैं फाइनल कंपाउंड देख लेता हूँ। ये और स्टार 1 और स्टार, ये हैज, इसको हैज दे देते हैं,
बढ़िया रहेगा, बहुत मोबाइल चला रहा हूँ मैं, पता है। तो ये दोनों की लॉजिकली एकदम ही सेम है क्या? देखो फर्स्ट क्वेश्चन पे एफ एफ टी टी एफ एफ, मतलब एग्जैक्टली सेम टू सेम है, पूरा की पूरा पैटर्न, आगे पीछे नहीं चलेगा, उस लोकेशन एग्जैक्टली लोकेशन वाइज सेम टू सेम होना चाहिए। अगर दोनों सेम है तो हम बोल सकते हैं यस दिस इज लॉजिकली इक्विवेलेंस, दोनों की दोनों जो है लॉजिकली इक्विवेलेंस कहलाएंगे। डन, दोनों स्टेटमेंट। तो हमने ये पहला प्रूफ कर लिया, अब मैं सेकंड की जबरदस्ती कर दे रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है मुझे करना पड़ेगा। सेकंड कर दे रहा हूँ, लेकिन उसके बाद हम लोग थोड़ा सा ब्रेक लगाएंगे। ये नोट करने की जरूरत होती है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं अभी फिलहाल क्लीन करता हूँ सेकंड वाला। सेकंड वाला, चलिए सेकंड वाला देखते हैं। हमको सेकंड वाले में लिखा है नेगेशन ऑफ पी यूनियन क्यू, ऐसा दिया है, और नेगेशन ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू, और ये दिया नेगेशन ऑफ पी। डन, चलिए फटाफट यही पे कर लेते हैं हम। ये बन जाएगा पी, ये बन जाएगा क्यू। पी क्यू आर है क्या? आर नहीं है तो बस दो वाला पॉसिबल केस बनेगा, ये बनेगा टी टी एफ एफ टी एफ टी एफ। डन, ओके। अभी मुझे पहले का यूनियन निकालना है, पी यूनियन क्यू निकाल लेता हूँ, और नेगेशन ऑफ पी यूनियन क्यू निकालूंगा। उसके बाद ये पहले ये निकाल लेते हैं, यूनियन करते हैं तो टी टी का टी, एफ टी का एफ, यूनियन एफ ना टी होता है बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलती होती है। ओके, दैट इज फॉल्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेगेशन करने में क्या जा रहा है? कुछ नहीं जा रहा, लेकिन फिर भी हम कर देंगे। टी का बन जाएगा एफ, टी का एफ, टी का एफ, एफ का दैट इज थ्री, टी 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 थ्री कहां जा रहा है? होता है, बहुत हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेगेशन ऑफ पी, अभी तो नेगेशन ऑफ पी तो निकाले नहीं हमने, तो नेगेशन इंटरसेक्शन कैसे कर लेंगे? नेगेशन ऑफ पी निकालता हूं जल्दी फटाफट। नेगेशन ऑफ पी इज व्हाट? टी का बन जाएगा एफ, टी का बन जाएगा एफ, एफ का बन जाएगा टी, एफ का बन जाएगा टी। डन, अब मैं जल्दी से इसको निकाल लेता हूँ। नेगेशन ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू, ये भी आसान, एकदम हलवा है, चकाचक बना हुआ, वो टेंशन लेने का, एकदम से खत्म हो जाएगा। किधर किधर किधर, ये और इसके साथ करना है क्यू का, दोनों का इंटरसेक्शन कॉमन ले लेते। चलिए टी एफ का एफ, एफ एफ का तो एफ होने वाला है, टी टी का टी होगा, टी एफ का भी एफ होगा। ठीक है, मेरा ये कंपाउंड तैयार हो गया बना के, बढ़िया। तो एक काम करता हूँ, फाइनली ये कंपाउंड और इस कंपाउंड को मिक्स करके हम फाइनली लेफ्ट हैंड साइड बना लेते हैं। लीजिए, ये बन गया पी यूनियन क्यू, और क्यू क्यू बन रहा है, पता नहीं क्यों बन रहा है, देखते हैं आगे। तो इन दोनों का हम लोग को डिवीजन से करना है, मतलब यूनियन करना है। एफ एफ का तो एफ कौन बिगाड़ा है? अपना लो। एफ टी का भी नहीं डिवीजन से करना है, एक भी टी है तो टी आएगा, टी एफ का टी आएगा। डन, अब मुझे क्या करना है? मुझे बताना है कि ये जो पूरा कंपाउंड है ये एग्जैक्टली सेम टू सेम है क्या इसके नेगेशन ऑफ पी के? नेगेशन ऑफ पी देखो इधर, एफ का एफ, एफ का एफ, टी का टी, टी का टी, यस दिस इज लॉजिकली इक्विवेलेंस है। डन, तो ये लॉजिकल इक्विवेलेंस निकाले, करना वही है, ट्रुथ टेबल बनाना है हमको, वैसे की वैसे सॉल्व करना है। अब बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर, इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन जो है इसी एक्सरसाइज 1.2 की बात कर देता हूँ। तो उसमें फिर से क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें बचे हुए क्वेश्चन जो दिए हुए हैं बहुत सारे, और वो सारे के सारे क्वेश्चन में भी यही करना है हमको, लॉजिकली बताना है, तो उसमें कोई तकलीफ नहीं होगी मेरे ख्याल से। और क्वेश्चन नंबर थर्ड अगर आप देखेंगे ध्यान से बुक में, तो उसमें भी उन्होंने क्या बोला है? एग्जामिन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स पैटर्न इन टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन या कॉन्टिजेंसी। फिर से हमको ऐसा स्टेटमेंट दिए हैं उन्होंने, अगली थर्ड क्वेश्चन में फिर से ऐसे स्टेटमेंट दिया है, और वो ये इक्विवेलेंस करने के लिए नहीं बोला उन्होंने इस बार, उन्होंने सिर्फ बोला है कि चलो ये स्टेटमेंट दिया है हमारा, और बोलेगा कि ये स्टेटमेंट बताओ कि टोटोलॉजी है या फैलेसी, कॉन्ट्रडिक्शन फैलेसी है या फिर कॉन्टिजेंसी, आप बताइए। तो फाइनली मैं कुछ नहीं करना पड़ेगा मुझे, ट्रुथ टेबल की हेल्प से मैं वापस से इसको पूरी इसकी लॉजिक टेबल बना लूंगा। फाइनल स्टेटमेंट को मैं लॉजिकली देखूंगा, सारे टी आ जाएंगे तो सारे टोटोलॉजिकल आ जाएगा, सारे एफ एफ आएगा तो उसको फैलेसी या कॉन्ट्रडिक्शन बोलूंगा, और अगर मिक्स्ड हुआ तो मैं वो कहलाएगा कॉन्टिजेंसी। मतलब ये तीनों केस के अलावा चौथा केस कोई पॉसिबल है नहीं है। तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि वो थर्ड वाला क्वेश्चन आप कर लेंगे, बिल्कुल आसान है। अगर आपको ऐसा लगता है कि उसमें अभी भी कोई प्रॉब्लम है, और तो किसी क्वेश्चन में ऐसा लगता है कि ये सही नहीं है या आंसर आपका मैच नहीं कर रहा है, तो ध्यान रखें, हम एक बात बताते तो आप मुझे उसमें कमेंट कर दीजिएगा, और एक बार क्रॉस चेक वापस डबल से क्वेश्चन कर सकते हैं। रीजन ये है क्योंकि आपको पता है कि प्रीवियस ईयर में भी 11th क्लास में भी
आपने ये देखा था कि कुछ क्वेश्चन में करेक्शन था, आंसर में प्रॉब्लम थी, क्योंकि बुक उसी साल लॉन्च हुई थी। इस बार भी वैसा ही है। बुक जो अभी आई है रिसेंट ऑनलाइन मिल गया अभी तो उसमें कुछ करेक्शन हो सकते हैं। और मुझे नहीं लगता कि आप इस वाले चैप्टर में खास करके ट्रुथ टेबल बनाने में किसी को प्रॉब्लम जाएगी, या ऐसे क्वेश्चन बनाने में, लॉजिकल इक्विवेलेंस बनाने में, या फिर टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन और फिर फैलेसी और कॉन्टिजेंसी बताने में किसी को प्रॉब्लम हो रही होगी। तो आप करिए, अगर तकलीफ होती तो आप बिल्कुल मुझे इन्फॉर्म कीजिए, कमेंट कीजिए। ओके, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। सो गाइस, अगला हमारे पास टॉपिक है क्वांटिफायर्स एंड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं क्वांटिफायर्स एंड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट एक्चुअली होता क्या है। तो हमारे पास कितने टाइप के क्वांटिफायर्स होते हैं हमारे पास, फिलहाल बात करते हैं कि हमारे पास जो है दो तरीके के क्वांटिफायर्स आपको मिलेंगे। एक मिलेगा एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर और दूसरा मिलेगा आपको यूनिवर्सल क्वांटिफायर। ठीक है, अब जैसे तो नाम से अगर बात कर रहे हैं, देखो क्लियरली लिखा है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, तो कुछ किसी के एग्जिस्टेंस की बात कर रहा होगा डेफिनेटली, और यूनिवर्सल की बात कर रहा होगा तो जैसे यूनिवर्सल नाम से पता है अपन को, तो वो सभी चीजों के हिसाब से बात कर रहा होगा, है ना, एक रफली आइडिया। तो अब आप आगे बात करते हैं डिटेल्स में क्या है। तो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर को हम हमेशा डिनोट करेंगे, ये उल्टा ई लिखा है उल्टा, अगर आपको क्लियरली राइट से दिख नहीं रहा है तो मैं इसको और ब्लैक से लिख सकता हूँ, इसको ऐसे बोल सकते हैं ना, उल्टा ई है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स को। क्वांटिफायर को अगली बात करते हैं, अगर मैं बोल रहा हूँ कि यूनिवर्सल क्वांटिफायर, तो उसको डिनोट करेंगे अपन उल्टा ए जैसा, है ना, थोड़ा ए को रेज कर देते हैं, बड़ी कर देते हैं, तो वो यूनिवर्सल क्वांटिफायर है। फिलहाल देखते हैं क्वेश्चन, इसकी हेल्प से समझते हैं इसको। वैसे अगर मैं जनरली आपको एक बात बोलूं कि दोनों के बीच में बेसिकली डिफरेंस क्या है, तो ऐसा समझिए कि एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर जहां पे भी लगा होगा, वो स्टेटमेंट में किसी भी स्टेटमेंट में जो भी कंडीशन होती है, वो कंडीशन बेसिकली होगा एटलीस्ट वन, जो उसको सेटिस्फाई करेगा। कंडीशन की कोई भी एटलीस्ट वन वैल्यू या वन कंडीशन कोई वो सेटिस्फाई करेगा। और यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स की बात करेगा तो वो जो गिवन स्टेटमेंट में दी हुई जो भी कंडीशन है वो हर एक एलिमेंट पे अप्लाई होती है। मैं वापस रिपीट करता हूँ कि अगर मैंने बोला एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स, तो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर का मतलब होगा कि अगर एटलीस्ट एक एलिमेंट या एटलीस्ट एक जो भी है सेट ऑफ वैल्यूज में से एक वैल्यू या एक एलिमेंट जो है अगर सेटिस्फाई करती है, तो डेफिनेटली वहां पे हम एग्जिस्टेंशियल यूज करेंगे। और अगर हमने लगाया हुआ है यूनिवर्सल क्वांटिफायर, तो डेफिनेटली इसका मतलब होता है कि सारी की सारी जो उसमें हम जिस कंडीशन की बात कर रहे हैं, जिस सेट की बात कर रहे हैं, वो सेट की सारी वैल्यूज या सारे की सारे कंपोनेंट जो होते हैं वो उसको फॉलो करेंगे। अगर एक भी कंपोनेंट अगर उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो हम वहां पे फॉर ऑल जो है गलत हो जाएगा, वहां पे रॉन्ग हो जाएगा इसको, और फिर वहां पे हम एग्जिस्टेंशियल लगा सकते हैं। एग्जिस्टेंशियल का मतलब एटलीस्ट वन, मतलब मोर देन वन भी हो सकती है, लेकिन एटलीस्ट वन इज इन फेवर ऑफ द कंडीशन, तो हम वहां पर एटलीस्ट केस लगा सकते हैं, मतलब एग्जिस्टेंशियल वाला केस लगा सकते हैं। और फॉर ऑल के लिए सारे के सारे एलिमेंट्स उसको फॉलो करना होना। चलिए एग्जांपल से देख लेते हैं। तो हम बात करते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर, मैंने बुक का एग्जांपल लिया हुआ है और सेट में दिया हुआ 1 2 3 4 5 6 7 तक जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं, इसमें हमको क्या बोला है कि डिटरमाइन ट्रुथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, ट्रुथ वैल्यू निकालनी है ना। चलिए देखते हैं। तो हमको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, देखिए देयर एग्जिस्ट है ना, इसको देयर एग्जिस्ट पढ़ेंगे। देयर एग्जिस्ट x belongs to a, this is the sign of belongs to, है ना, मतलब कोई ना कोई x a पे बिलोंग करता है। There exists x belongs to this set a such that x minus 4 equal to 3। तो हम चेक करेंगे कि अगर ये there exist लगा है, there exist ट्रू कब होगा, कि कम से कम एक वैल्यू ऐसी होना जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करे। आई रिपीट कि जब भी एग्जिस्टेंशियल कंडीशन के लिए जो क्वांटिफायर हम यूज करेंगे, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर यूज करेंगे, अगर वो कहीं लगा है तो वो ट्रुथ उसकी कंडीशन तब होगी, वो ट्रुथ स्टेटमेंट तभी कहलाएगा जब एटलीस्ट वन वैल्यू उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो देखो हम क्या बोलते हैं, देयर इज इट एक्स बिलोंग्स टू ए, इसमें से कोई ना कोई ए मिलने वाला है, सच दैट एक्स माइनस 4 इक्वल टू 3। क्या कोई एक्स की वैल्यू ए पर ऐसी अवेलेबल है जो इस रिजल्ट को सही करती है? देखिए 5 रखूंगा, 7 रखूंगा, तो 7 माइनस 4 इक्वल टू 3। यस, there is a value x belongs to it, that is actually 7,
है ना। 7 एक ऐसी वैल्यू है जिसको रखने पे ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है, मगर एक भी वैल्यू जो कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकती है, तो हमारा ये जो देयर एग्जिस्ट लगाने का है, ये मतलब सक्सेसफुल हो गया और देयर एग्जिस्ट बनेगा ट्रू। तो इसकी ट्रूथ वैल्यू कैसी हो जाएगी, टी या ट्रू। देन क्या मेरी बात समझ आई? अब देखो बाकी क्वेश्चन पे और क्लियर हुआ। सेकंड में क्या दिया है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, अब क्या लगा है, फॉर ऑल लगा है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, कंडीशन क्या दी है, एक्स प्लस 1 ग्रेटर और इक्वल टू 3, मतलब एक्स की सारी वैल्यू के लिए जो ए में अवेलेबल है उसके लिए ये कंडीशन फुलफिल करना होना। चेक कर लेते हैं, चलिए मैं 7 रखता हूं, 7 प्लस 1 इज 8, 8 इज ग्रेटर देन 3, ठीक है। लेकिन मैं इस कॉर्नर की वैल्यू रख देता हूं तो 1 प्लस 1 दैट इज ट्रू, तो ये हमारा ये वाला केस फॉल्स हो गया। तो ध्यान रखना, मैंने क्या बोला था आपको, अगर यहाँ पर अगर एटलीस्ट लगा होता, अगर सॉरी एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर लगा होता तो ये केस सही होता। यहाँ पे क्या लगा है, फॉर ऑल वाला। फॉर ऑल मतलब यूनिवर्सल क्वांटिफायर लगा, और यूनिवर्सल क्वांटिफायर में क्या होता है कि हर एक केस, जो केस जिसमें की बात कर रहे हैं वो कंडीशन के सारे एलिमेंट उस केस को सेटिस्फाई कराना होगा। लेकिन हमारे पास इस केस में एक एलिमेंट 1 ऐसा एलिमेंट है जिसको हम पुट करते हैं, जिसका सेटिस्फाई नहीं करता, दैट मींस की ट्रूथ वैल्यू कैसी हो जाएगी, फॉल्स। तो आई एम टेलिंग यू अगेन कि गाइस याद ही रखना है कि अगर हम कोई एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर रखते हैं तो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर जिस कंडीशन से बिलोंग कर रहा होगा उस कंडीशन में अगर एक भी एलिमेंट अवेलेबल है उसके लिए, तो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर की वैल्यू जो होती है ट्रूथ वैल्यू ट्रू होती है। और अगर वहां पे फॉर ऑल लगा हुआ है तो फॉर ऑल की बात करते समय हम यही ध्यान रखते हैं कि अगर उस पे बिलोंग जो कंडीशन लगी उस कंडीशन के सारे एलिमेंट, जो सेट बना होगा उसके सारे एलिमेंट उस कंडीशन को फुलफिल करें। अगर एक भी एलिमेंट उसको फुलफिल नहीं करता तो वो फॉर ऑल वाला स्टेटमेंट हमारा पूरा उसकी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स हो जाती है। डन। चलिए थर्ड वाला चेक करते हैं तो बहुत क्लियर हो गया होगा। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स 8 माइनस एक्स लेस और इक्वल टू, सारे ए की वैल्यू के लिए फॉर ऑल बोला है ना, सारे की सारे वैल्यू रखने के लिए 7 है, 7 से छोटा बोला है। चल रखते देखते हैं, 1 रखूंगा तो 7, ठीक है, इक्वल टू भी लगा है, 2 रखूंगा तो 6 लेस देन लगा है, एग्जैक्टली। तो मैं 7 इस बाउंड्री का एलिमेंट रखता हूँ, 7 रखूंगा तो 1 इज लेस और इक्वल टू 7, तो 1 इज लेस देन 7 होता है, एग्जैक्टली। इस वाले केस में क्वेश्चन नंबर 3 की बात करता हूँ, इस वाले केस में सारे के सारे एलिमेंट जो है सेटिस्फाई कर रहे हैं इस कंडीशन को, तो इस फॉर ऑल की कंडीशन की हर एक एलिमेंट उसको सेटिस्फाई करना होना, एग्जैक्टली सेटिस्फाई कर दिया तो इसकी ट्रूथ वैल्यू हो जाएगी टी। मेरे ख्याल से आप लोग समझ आ रहा होगा। हम 4th की बात कर लेते हैं, लास्ट वाला। इन्होंने क्या दिया है, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए, फिर देयर एग्जिस्ट लगा, जिसका क्या बोलता है उसमें, देयर एग्जिस्ट का मतलब है एटलीस्ट 1 वैल्यू सेटिस्फाई द कंडीशन, है ना। हाँ, ये 1 डेटा सेटिस्फाई द कंडीशन। तो देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट x प्लस 8 इक्वल टू 16, रखिए कोई ना कोई x की वैल्यू, 1 रखूंगा तो भी नहीं आएगा, 7 रखूंगा तब भी 16 नहीं आने वाला, 8 प्लस 7 15 होगा, मतलब 18 तक नहीं, 16 तक नहीं होगा। दैट मींस हमारे a की कोई भी है, एक भी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही है, इसीलिए ये केस फॉल्स हो जाएगा, इसकी ट्रूथ वैल्यू f हो जाएगी। रीजन, क्योंकि अगर एक भी वैल्यू ऐसे मिल जाती जिसके लिए ये स्टेटमेंट सही होता है तो हम जो हमारा ये क्वांटिफायर स्टेटमेंट जो है, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट सही हो जाता है। वापस से मैं सारी चीज बताना भूल गया आपको, ये हो गया फॉल्स। जिस स्टेटमेंट में क्वांटिफायर्स के बारे में आपको क्लियर हो गया कि एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर और यूनिवर्सल क्वांटिफायर को ऐसे डिनोट करते हैं, कैसे यूटिलाइज करते हैं। अब जिन स्टेटमेंट में क्वांटिफायर्स यूज होते हैं, चाहे वो एग्जिस्टेंशियल हो या यूनिवर्सल क्वांटिफायर हो, ऐसे स्टेटमेंट को हम क्वांटिफाइड स्टेटमेंट कहेंगे। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद, शेयर सब्सक्राइब कीजिए।